हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन में आज हम नीति आयोग के बारे में पढ़ने वाले हैं। नीति आयोग क्या होता है, क्यों इसको बनाया गया, क्या क्या इसके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ, जो कि आप लोगों को जरूर एग्जाम में एज इट इज देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि नीति आयोग में जो टर्म नीति होती है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। सो नीति स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी यहाँ पर इसको देख सकते हैं। इसको 1 जनवरी 2015 में जो है एस्टैब्लिश किया गया था। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अब नीति आयोग जब बना उससे पहले हमारे पास एक कमीशन हुआ करता था, जिस कमीशन का नाम था प्लानिंग कमीशन। ठीक है, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को ही रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग से। ये एग्जाम में स्टेटमेंट बहुत बार पूछी गई है। अब यहाँ पर बात आती है कि नीति आयोग जो है, इसके चेयरमैन कौन है। नीति आयोग के चेयरमैन मिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री भी हैं। ये उनके चेयरमैन है। एंड उसके साथ ही आपको पता होना चाहिए कि इसके वाइस चेयरमैन कौन है। तो वो है डॉक्टर राजीव कुमार, जो कि सितंबर 2017 में इसके चेयरमैन बनाए गए थे। ओके, चेयरमैन नहीं, वाइस चेयरमैन बनाए गए थे। एंड चेयरमैन परमानेंट ही है, दैट इज मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जो कि स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल एंड प्रीवियस एग्जामिनेशंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद बनाया गया है। इसमें डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस कवर तो हो ही जाएगा, साथ ही आप लोगों को हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि आपको ये पता लगता रहे कि जो आप पढ़ रहे हो उसमें से कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जिसमें हर एक यूनिट वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 से 3 बार ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। न्यू बैच हमारा अपकमिंग मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड फ्री वीडियोस को देखने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही आप कंटेंट पर जाते हो, आपके सामने कुछ फ्री वीडियोस आ जाएंगी, मेरे सेपरेट कंप्लीट कोर्सेज आ जाएंगे, जिसके लिए जो कि एग्जाम के लिए काफी हैं। इसके बाहर से ना आपको कोई बुक लेने की जरूरत है, ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट के लिए पे करने की जरूरत है। इस कोर्स के बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है। लास्ट ईयर भी बहुत से बच्चों ने सिर्फ इसी से पढ़ाई करके अपने एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे स्कोर से क्वालिफाई किया था। पीवाईक्यूज आप देख सकते हो, पीडीएफ एंड वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं। इसमें आपके स्टेट के साथ साथ बाकी के स्टेट्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ताकि आप लोगों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी होती रहे। आप सभी स्टूडेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए बस गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही अब यहाँ पर बात करते हैं कि नीति आयोग जो है, ये एक एडवाइजरी थिंक टैंक है एंड इट सर्व्ड एज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये वाला स्टेटमेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एज इट इज आया था कि क्या नीति आयोग एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है। ये जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, ये स्टेटमेंट बेस्ड या फिर असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन में जरूर आती है। चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड गवर्निंग काउंसिल कंसिस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरीज। इसकी जो काउंसिल है, अब आपको पता है कि नीति आयोग है, इसको बनाने के लिए, इसको अच्छे से ये कैसे काम करेगा, इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए काउंसिल बनाई जाती है। उसके उसमें कौन कौन रहते हैं, उसमें हर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स रहते हैं एंड गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरीज भी यहाँ पर रहती है। ये सबको मिला करके ही ये काउंसिल बनाई गई है। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट है कि नीति आयोग में बेसिकली 2 बॉडीज होती है। पहली बॉडी का नाम है टीम इंडिया हब और दूसरी बॉडी का नाम है द नॉलेज एंड इनोवेशन हब। टीम इंडिया किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट लीड्स टू द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडियन स्टेट्स का जो पार्टिसिपेशन रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट्स के साथ, उसको लीड करने के लिए, उसकी भागीदारी को और बेहतर बनाने के लिए टीम इंडिया नाम की एक बॉडी इसमें बनाई गई है। दूसरी बॉडी है नॉलेज एंड इनोवेशन हब एंड इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन थिंक टैंक। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी संस्थान होते हैं,
ठीक है? उन सभी की स्थापना के लिए थिंक टैंक इसको कैसे हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर आती हैं इस दूसरे वाले हब के अंदर। ओके? इसका सिर्फ नाम इम्पोर्टेंट है, ये पढ़कर जाइएगा। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसमें सबसे पहला है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी यहाँ पर देख सकते हो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी, ये क्या है? ये एक रीसेंट एजेंडा है जो कि नीति आयोग के अंदर रखा गया है, एंड इट इंटेंड्स टू बूस्ट एक्सपोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। सो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये शुरू में काम करेगा, उसके बाद उसको हायर लेवल पर लाया जाएगा। सो एजेंडा क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी। National Action Plan for Migrant Workers is underway, and for the same Niti Aayog is a responsible authority. So आप लोगों को पता है कि migrant workers जो होते हैं, जो कि अपने प्रवासी श्रमिक जिसको बोलते हैं, अपने काम के लिए वो अपनी सिटी से, अपने गांव से दूसरी जगह पर जाकर के काम करते हैं, उन सब के लिए एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया है जो कि नीति आयोग के अंदर रहता है। Recently, Niti Ayog's vice chairman had mentioned that the government will introduce the production linked incentive यानी कि PLI scheme for more sectors to boost domestic manufacturing. So domestic manufacturing जो भी होती है, यानी कि घरेलू विनिर्माण जो भी होते हैं सरकारी के अंदर जो आते हैं, उन सब के सेक्टर्स को लेकर के एक इनिशिएटिव को यहाँ पर लॉन्च किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका नाम था प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव इंसेंटिव, PLI। ओके, आपने न्यूज में भी रिसेंटली इसके बारे में बहुत कुछ सुना होगा। Also, Niti Aayog to commission a study on the select judgments and verdicts to Supreme Court, and also National Green Tribunal on the economy of India. So ये चीजें भी इसके अंदर आती हैं जो कि important है एग्जामिनेशन के लिए। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमने PLI की बात की थी, PLI का ऑब्जेक्टिव क्या है? इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू incentivize investors in this country to put up globally comparable capacity in scale and competitiveness. So ये इसका ऑब्जेक्टिव है, एंड इसमें काफी एक्सटेंट तक इस सेक्टर में अभी काम भी किया जा रहा है। सो इवोल्यूशन की बात करें, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को बनाया गया था। नीति आयोग में जो संस्कृत वर्ड है, ये नीति का मतलब होता है, ये एक संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब होता है मोरालिटी, बिहेवियर, गाइडेंस, ये सब चीजें। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये नाम इसका रखा गया था। ओके, तो नेक्स्ट फिर आ जाते हैं हम 7 पिलर्स पर। 7 पिलर्स ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस एनविसेज्ड बाय नीति आयोग। ठीक है, सो यहाँ पर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी है। 7 पिलर्स को डिटेल में नहीं जाते हैं, सिर्फ नाम पढ़ लीजिए। पहला है प्रो पीपल, proactivity, participation, empowering, inclusion of all, equality and transparency। तो ये 7 पिलर्स हैं, इनको याद रख लीजिए। प्रो पीपल का मतलब होता है जन समर्थक, ठीक है, यानी कि इट फुलफिल्स द एस्पिरेशंस ऑफ सोसाइटी एज वेल एज इंडिविजुअल्स। प्रो पीपल यानी कि इसमें हर एक अकेले इंसान की या फिर पूरे सोसाइटी की जितनी भी जरूरतें हैं, जितनी भी आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करने के बारे में बात की जाती है। दूसरा, फिर इस तरह से आप देख सकते हो, बहुत ही सिंपल सी स्टेटमेंट्स है। प्रोएक्टिव इन एंटिसिपेशन ऑफ एंड रिस्पॉन्स टू सिटीजन नीड्स। जो भी चीजें हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, भागीदारी में आता है, जितने भी सिटीजन हैं अपनी कंट्री के, उन सभी की इसमें पार्टिसिपेशन जरूरी है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पिलर इसमें माना गया है, जो 3rd नंबर पर है। क्योंकि अगर सिटीजन ही किसी स्कीम को, गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई स्कीम को नहीं समझ पाते, नहीं पसंद करते, तो वो स्कीम कभी भी फुलफिल नहीं हो सकती, उसके गोल्स कभी भी अचीव नहीं हो सकते। इसी के साथ स्टूडेंट्स आप देखो, क्वेश्चन है, ये एक प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड फार्म फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स। सो कौन सी वो संस्था है जिन्होंने कृषि विपणन और फार्म फ्रेंडली रिफॉर्म्स को, इसका जो इंडेक्स है उसको जारी किया था? तो करेक्ट आंसर होगा नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग पोस्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, दैट इज MPI रिपोर्ट, which has the highest rate of poverty among its population। So जब भी देखो नीति आयोग के अंदर हम ना बहुत पुराने डेटा की भी अगर बात करते हैं, पॉपुलेशन पॉवर्टी रेट का हाईएस्ट लेवल की अगर बात हो रही हो, सो हमेशा वहां पर ऑप्शन में बिहार आता ही आता है। ठीक है, सो इस तरह से आप थोड़े से ट्रिक्स भी लगा सकते हो अगर आपको आंसर नहीं आता है।
अब हम बात करते हैं नीति आयोग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स की। इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, फटाफट से मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही सिर्फ बताने वाली हूँ। The active participation of states in the light of national objectives and to provide a framework national agenda. So देखो यहाँ पर क्या बोला गया है। अब देखो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स है, नीति आयोग एक नेशनल स्कीम है, तो पूरे कंट्री को अगर कोई एजेंडा, कोई टारगेट को पूरा करना है, तो नीति आयोग के अंदर ये बोला गया कि वो पहले स्टेट वाइज कुछ छोटे छोटे से टारगेट्स रखेंगे, उन टारगेट्स को कंप्लीट करेंगे, अचीव करेंगे, एंड फिर उन सबको मिला करके ओवरऑल नेशन हमारा कवर हो जाएगा। तो इसी के लिए वो 7 पिलर्स यहाँ पर बनाए गए थे, ताकि हर एक स्टेट अच्छे से इसमें भागीदार बन सके। दूसरा यहाँ पर आता है टू कंस्ट्रक्ट मेथड्स टू फॉर्मुलेट अ रिलायबल स्ट्रेटेजी एट द विलेज लेवल। इसमें क्या बोला है, इसमें विलेज लेवल पर हम काम करेंगे प्रॉपर स्ट्रेटेजीज के साथ, एंड एग्रीगेट दीज ग्रेजुअली एट हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। वही बात है कि छोटे छोटे विलेजेस को हम पहले कैप्चर करेंगे, सभी विलेजेस के छोटे छोटे टारगेट्स रखेंगे, इनको कंबाइन करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बड़ा टाउन कवर हो जाएगा। ऐसे ही छोटे छोटे टाउन्स को कवर करेंगे तो पूरा एक स्टेट कवर हो जाएगा, स्टेट्स को कवर करते रहेंगे तो इसी तरह से नेशनल एजेंडा को कवर कर देंगे। ये एक स्कीम इस तरह से बनाई गई है कि डायरेक्टली हम पूरे नेशन पे उसको अप्लाई नहीं करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, छोटे छोटे लेवल से शुरू करेंगे एंड फिर उनको एग्रीगेट करते चलेंगे, एंड हमारा जो हमारे जो भी गोल्स हैं वो हम अचीव करते रहेंगे। इसका मेजर फोकस टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी काफी ज्यादा रहा है, जो कि एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा नीति आयोग में, अब देखो नीति आयोग किन चीजों से मिलकर बना है, ये भी आता है। पहले तो इसमें है हमारे प्राइम मिनिस्टर, है ना। उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा, इसमें गवर्नमेंट गवर्निंग काउंसिल्स हैं, जिसमें सभी स्टेट्स के आपको चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर तीसरी चीज आ जाती है, वो होता है रीजनल काउंसिल्स। उस पर्टिकुलर एरिया की जितने भी सीनियर्स होते हैं, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, वो इसमें आ जाते हैं। देन वी हैव स्पेशल इन्विटीज। स्पेशल इन्विटीज में आ जाते हैं कुछ स्पेशल लोग जिनको उस पर्टिकुलर डोमेन का नॉलेज है, स्पेशलिस्ट जो होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं उस फील्ड के अंदर, उनको इसमें ऐड किया जाता है, ठीक है। इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो कुछ मेंबर्स फुल टाइम भी होते हैं, कुछ मेंबर्स पार्ट टाइम भी होते हैं। तो इन सबको मिला करके एक ये पूरा बनाया गया है। एक चीज इसमें आ जाती है सीईओ, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये क्या है, ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं, एंड इनका जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी रैंक पर इनको माना जाता है। जो भी नीति आयोग के सीईओ है, इनका भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमेशा रहता है। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स आज का ये सेशन आपको पसंद आया है। मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो थी। इसके अलावा अगर कोई और सेशन आप चाहते हो, एग्जाम से पहले मैं जरूर आपके लिए लेकर आऊंगी, बस टॉपिक का नाम मुझे कमेंट कर दीजिए। So thank you so much and I wish you all the very best.